आयरलैंड के एक छोटे से गांव बेलूस्टाउन में लोग आज भी एक ऐसे शख्स को याद करते हैं जिसने दिन दहाड़े 36 लाख डॉलर्स का डाका डाला। हैरत की बात तो यह है कि ना तो उसके हाथ में बंदूक थी और ना ही चेहरे पर निकाब। इस कार्रवाई के बाद वो खुले आम घूमता रहा, लेकिन पुलिस उसका बाल भी बेका ना कर सकी, क्योंकि उसने ये सारी लूटमार बिल्कुल कानूनी तरीके से की थी। उस शख्स का नाम था बार्नी कर्ली, एक मिस्टीरियस और शातिर गैम्बलर। इतना शातिर कि खिलाड़ियों के खिलाड़ी और बुकीज उसका नाम सुनते ही जुआ बंद कर देते थे। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम की कमजोरियों को न सिर्फ ढूंढा बल्कि उन्हें अपना हथियार बना लिया। ये 1975 की वो हैरानकुन दास्तान है जिसे दुनिया आज येलो सैम बेटिंग स्कैम के नाम से जानती है। 26 जून 1975 डबलिन से 26 किलोमीटर दूर बेल्यूस्टाउन नामी एक छोटा सा गांव, जहां घोड़ों की रेस हो रही थी। रेस कोर्स में काफी रौनक लगी थी। रेस शुरू होने की तैयारियां चल रही थीं। लोग मुख्तलिफ घोड़ों पर पैसे लगा रहे थे और बुकीज अपनी जगह संभाल रहे थे, मगर बार्नी कर्ली वहां कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो रेस कोर्स के अंदर ही कांटेदार झाड़ियों में छुपा हुआ रेस शुरू होने का इंतजार कर रहा था। उसके छुपने की वजह वहां मौजूद बुकीज थे, जिन्हें अगर पता चल जाता कि बार्नी भी वहां आया है या उसका घोड़ा रेस में दौड़ेगा तो वह फौरन अलर्ट हो जाते, यहां तक कि बैटिंग भी बंद कर देते। उस वक्त गैम्बलिंग इंडस्ट्री में बार्नी का नाम काफी बदनाम था। बार्नी जिस भी रेस में शिरकत करता था या सिर्फ ग्राउंड पर नजर भी आ जाता, बुकीज समझ जाते थे कि यहां कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है। लेकिन जो चाल वो उस दिन चलने जा रहा था वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चाल थी। बार्नी कर्ली एक ऐसा शख्स था जिसने अपने सगे बाप तक को नहीं छोड़ा था। उसके वालिद चार्ली कर्ली ग्रे हाउंड्स के ट्रेनर थे और उनकी रेसेस करवाकर जुआ खेलते थे कि आखिरी मोमेंट पर अपने सबसे सुस्त कुत्ते को ड्रग्स देकर उसे तेज भागने पर मजबूर करते और सारे पैसे उसी पर लगा देते थे। इस तरह वो बुकीज को धोखा देकर अच्छा खासा पैसा बना लेते। अपने बाप की इस हरकत के बारे में बार्नी को अच्छी तरह मालूम था। एक दिन जब वो 15 साल का बच्चा था, चार्ली ने उस कुत्ते को दवा से भरा गोश्त देने का कहा, लेकिन बार्नी ने जानबूझकर वो गोश्त कुत्ते को नहीं दिया। अगले दिन रेस में वो कुत्ता हार गया। चार्ली को काफी नुकसान हुआ, लेकिन एक शख्स इसमें बहुत खुश था। वो था बार्नी। बार्नी ने चुपके से दूसरे कुत्ते को दवा वाला गोश्त खिला दिया और उसी पर पैसे लगा दिए। अपने बाप को धोखा देकर पहली बार बार्नी ने 12 पाउंड कमाए, जो आज के हिसाब से तकरीबन $500 बनते हैं। यानी जिस शख्स ने जुए की शुरुआत ही अपने बाप को धोखा देकर की हो, वो बाकी दुनिया का क्या हाल करने वाला था, इसका अंदाजा आपको थोड़ी ही देर में हो जाएगा। बैटिंग में एक जवा खेलने वाला होता है। वो घोड़ों पर पैसे लगाता है और अगर उसका घोड़ा जीत जाए तो पैसे डबल, ट्रिपल या जितना भी रेट मुकर्रर हो वह मिल जाता है। रेट मुकर्रर करने वाला होता है बुकी। बुकी ही तय करता है कि कौन से घोड़े पर कितने टाइम ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर घोड़ा सुस्त होता तो उसके जीतने के चांसेस कम होते, इसलिए उसका रेट सबसे ज्यादा होता। यानी ₹1 लगाओ और उसके जीतने पर ₹20 ले जाओ। इसी तरह जिस घोड़े के जीतने के चांसेस ज्यादा होते उसका रेट सबसे कम होता, क्योंकि सभी उस पर पैसे लगा रहे होते। देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसा वही कमाता जिसने सबसे सुस्त घोड़े पर पैसा लगाया हो और उसका घोड़ा जीत भी जाए। चार्ली ने सारी जिंदगी अपने सुस्त ग्रे हाउंड्स को मेडिसिन्स के जरिए तेज किया और अपने तेज कत्तों को सुस्त। इस तरह वो बुकीज को धोखा देता था, और क्योंकि उस वक्त बैटिंग कानूनी नहीं थी, इसलिए रूल्स भी कुछ खास नहीं थे। 1956 में फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने चार्ली को नाक तक कर्जों में डुबो दिया। उसने हमेशा की तरह अपने सबसे सुस्त कुत्ते को ड्रग्स दिए और सारे पैसे उसी पर लगा दिए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेडिसिन के गलत असर होने की वजह से न सिर्फ वो कुत्ता हार गया, बल्कि गिरने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। उस वक्त बार्नी 16 साल का था और अपने बाप की ये हार दिल पर ले बैठा। इस एक हार ने पूरे खानदान को कर्जों की दलदल में धकेल दिया। बार्नी को स्कूल छोड़कर फैक्ट्री में मजदूरी करनी पड़ी ताकि अपने बाप के कर्ज उतारने में उसका सहारा बन सके। अगले 18 महीनों तक दोनों ने दिन रात मेहनत की,
और जो कुछ कमाया वो सारा का सारा बुकीज को वापस करने में खर्च हो गया। ये वो वक्त था जब बार्नी ने जुए के खतरनाक और तारीक पहलू को बहुत करीब से देखा। इसके बाद बार्नी ने अपनी जिंदगी में बहुत से काम किए, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ नुकसान ही हुआ। कभी बैटिंग शॉप खोली तो कभी पब और म्यूजिक मैनेजमेंट में भी कदम रखा, लेकिन वहां भी बात न बन सकी। यहां तक कि उसने स्मगलिंग भी शुरू कर दी। वो क्रॉस बॉर्डर जिलेट ब्लेड स्मगल करने लगा, लेकिन एक दिन बॉर्डर पर फायरिंग शुरू हो गई और गोलियों की आवाज ने बार्नी को खौफजदा कर दिया। उसका दिल हमेशा हॉर्स रेसिंग और गैम्बलिंग में ही अटका रहा। आखिरकार उसने गैम्बलिंग की प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखने का फैसला कर लिया। बेशक अपने बाप को धोखा देकर ही सही, लेकिन उसने अपनी पहली कमाई यहीं से की थी। 1975 तक वो गैम्बलिंग की दुनिया में काफी लूटमार मचा चुका था। कई बार उसकी ट्रिक्स काम कर जाती और कई बार वो कर्जों में डूब जाता। नौबत यहां तक आ पहुंची कि बुकीज अब बार्नी का नाम सुनते ही घबरा जाते थे, उसे खेलने नहीं देते थे, या फिर जिन घोड़ों पर सबसे ज्यादा रेट होता वो रेट फौरन गिरा देते थे। इस बार बार्नी हजारों पाउंड्स के कर्ज में डूबा हुआ था और इस दलदल से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था। यहीं पर उसके जहन में एक अजीब और खतरनाक आइडिया ने जन्म लिया। बार्नी ने अपने एक पुराने दोस्त से राब्ता किया और उससे एक ऐसा घोड़ा मांगा जिसका रिकॉर्ड काफी खराब हो। उस घोड़े का नाम रखा गया येलो सैम। ये नाम दरअसल बार्नी के बाप के निकनेम से लिया गया था। उस घोड़े का रिकॉर्ड हद से ज्यादा खराब था। पिछली 9 रेसेस में उसने 8वीं से भी बुरी पोजीशन हासिल की थी, लेकिन बार्नी ने एक इंतहाई चालाक स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने घोड़े को जानबूझकर ऐसी जमीन और ऐसी रेसेस में दौड़ाया जो उसके मिजाज के खिलाफ थी। इससे येलो सैम की ऑफिशियल रेटिंग मजीद कम हो गई, यहां तक कि वो हैंडीकैप रेसिंग के लिए एलिजिबल हो गया। जबकि असल हकीकत ये थी कि येलो सैम सख्त जमीन पर तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। बार्नी ने येलो सैम को जानबूझकर अंडर हैंडीकैप करवाया ताकि जब असल रेस आए तो वो अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ सके। उसने 26 जून 1975 को बेलूसटाउन रेस कोर्स में होने वाली एक नेशनल रेस का इंतखाब किया। ये एक हैंडीकैप रेस थी, माउंट हैनोवर हैंडीकैप हर्डल। लेकिन अभी तक उसने जो कुछ किया था वो इस प्लानिंग का सिर्फ एक हिस्सा था। बेलूसटाउन के ट्रैक को चुनने की भी एक खास वजह थी। वहां कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ एक ही फोन बूथ लगा हुआ था और यही छोटी सी चीज आगे चलकर पूरे सिस्टम को हिला देने वाली थी। कई घंटों पहले से मुल्क भर में बैटिंग शॉप्स पर लोग अपनी पसंद के घोड़ों पर पैसे लगाना शुरू कर देते थे। बैटिंग शॉप्स वाले बुकीज के साथ कनेक्टेड रहते थे। जिस घोड़े पर ज्यादा पैसे लग जाते, शॉप्स वाले बुकीज को बताकर उस घोड़े का रेट कम कर देते थे। मगर रूल ये था कि एक बार रेस शुरू हो गई तो रेट लॉक कर दिया जाएगा। बर्नी ने सोचा कि अगर वो आखिरी मोमेंट पर बेलूसटाउन रेस कोर्स की इकलौती फोन लाइन को किसी तरह ब्लॉक कर दे तो वहां बुकीज का राब्ता बैटिंग शॉप्स वालों से टूट जाएगा और येलो सैम का रेट आखिरी वक्त तक 1 से 20 ही रहेगा। मगर यह काम कुछ ऐसे करना था कि किसी को भी शक न हो। अगर बुकीज को भिनक भी पड़ गई तो वो सब घोड़ों के रेट्स गिरा देंगे। इस प्लान की कामयाबी तब मुमकिन थी जब बर्नी के काबिले एतमाद लोग उसका साथ दें। उसने पूरे आयरलैंड में तकरीबन 300 लोगों को चुना जो आखिरी वक्त में जाकर येलो सैम पर पैसे लगाएंगे। इसके लिए बर्नी ने उन सब को 50 से 300 पाउंड तक कैश एनवेलोप्स दिए थे। इस प्लानिंग के लिए बर्नी ने 15,000 पाउंड जमा किए थे, जो उस वक्त उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। अगर ये प्लान नाकाम हो जाता तो वो न सिर्फ तबाह हो जाता बल्कि तर्ज के बोझ तले जेल तक जा सकता था। अब आया रेस वाला दिन। कई घंटों पहले से ही बैटिंग शॉप्स पर जुआ शुरू हो गया। जैसा कि उम्मीद की गई थी, येलो सैम पर सबसे ज्यादा रेट था क्योंकि उसकी ऑफिशियल रेटिंग काफी कमजोर थी। रेस शुरू होने से आखिरी 25 मिनट पहले बेनी नामी शख्स बेल्यूस्टाउन रेस कोर्स के पब्लिक फोन बूथ में पहुंचा। ये बार्नी का एक काबिले एतमाद दोस्त था और इसी को उस पब्लिक फोन बूथ पर कब्जा करना था। उसने फोन उठाया और जानबूझकर ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया। कुछ देर तक लाइन में खड़े लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन उसने कहा कि उसकी खाला बीमार है और मौत के बिस्तर पर पड़ी है, उससे बात करना बहुत जरूरी है। कई लोग उसके दुख में शरीक हो गए, लेकिन इसी लाइन में खड़े बुकीज को काफी मसला हो रहा था। बार्नी ने पहले ही कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी थीं कि अगर कोई जबरदस्ती फोन लेने की कोशिश करे तो बेशक गुस्से में फोन तोड़ देना, लेकिन किसी और को वहां से कॉल ना करने देना। 25 मिनट तक बेनी अपनी बीमार खाला से बात करता रहा और रोता रहा। जैसे ही रेस शुरू हुई,
बेनी ने रिसीवर रखा, रोता हुआ बाहर निकला और फौरन कहीं गायब हो गया। इसी दौरान बार्नी के लोग, जो मुल्क भर में फैले हुए थे, उन्होंने येलो सैम पर पैसे लगा दिए। येलो सैम का रेट 1 से 20 ही रहा और रेस शुरू होते ही लॉक हो गया। बेटिंग मैनेजर्स ने फौरन ट्रैक पर कॉल करने की कोशिश की ताकि रेट कम किया जा सके, लेकिन उन्हें हर बार फोन बिजी मिला। ट्रैक पर मौजूद बुकीज को अंदाजा ही नहीं था कि बाहर क्या तूफान आ चुका है। उस वक्त बार्नी खुद रेस कोर्स में मौजूद था, लेकिन वो बुकीज की नजरों से बचने के लिए झाड़ियों में छुपकर बाइनोकुलर्स की मदद से रेस देख रहा था। जैसे ही रेस शुरू हुई, येलो सैम ने अपने जॉकी के साथ हैरत अंगेज रफ्तार दिखाई। सिल्वर रोड जैसा फेवरेट घोड़ा भी उसके सामने नाकाम नजर आया। येलो सैम ने 13 हर्डल्स बड़ी आसानी से पार किए और तकरीबन 2.5 मीटर की लीड से रेस जीत ली। जब रेस खत्म हुई और बुकीज को पता चला कि उनके साथ क्या हुआ, तो वहां काफी हंगामा आराई हुई। लोग बेनी को ढूंढ कर लाए, जिसने फोन बूथ पर कब्जा कर रखा था, लेकिन उसने कहा, मोजज़ा हो गया, मेरी खाला अब बेहतर है, और उसने बार्नी को पहचानने से भी इनकार कर दिया। अब बारी थी बुकीज की, बार्नी को पैसे देने की। इस गेम में बार्नी की टोटल इन्वेस्टमेंट 15,000 पाउंड्स थी और उसका उससे 20 टाइम ज्यादा मिलना था, यानी तकरीबन 3 लाख पाउंड्स, जो आज के दौर में तकरीबन 35 लाख डॉलर बनते हैं। बुकीज गुस्से से भर चुके थे। उन्होंने ये सारा पेमेंट जानबूझकर 1 पाउंड नोट्स में अदा किया, जिनकी टोटल 108 बोरियां बनती थीं। ये खबर पूरे आयरलैंड और यूके में हेडलाइंस बन गई। बार्नी कर्ली रातों रात एक लेजेंड बन गया। सबसे अहम बात यह थी कि उसने कोई कानून नहीं तोड़ा था, उसने सिर्फ सिस्टम की कमजोरी को पहचाना और उसी को अपना हथियार बना लिया। इस वाकये के बाद बुकीज ने अपने रूल्स बदल दिए। बड़ी बेट्स के लिए कम से कम 30 मिनट्स वेरिफिकेशन विंडो लाजमी करार दे दी गई। बार्नी कर्ली ने 1975 के बाद भी कई छोटे बड़े गैम्बल्स किए, लेकिन 2010 और 2014 के कुछ वाकयात ने साबित कर दिया कि उसका दिमाग 70 साल की उम्र में भी वैसा ही तेज चलता था। बार्नी कर्ली 23 मई 2021 को 81 साल की उम्र में कैंसर से लड़ते हुए दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी मौत पर आयरिश रेसिंग की दुनिया ने उसे जीनियस और रॉबिन हुड ऑफ रेसिंग के तौर पर ट्रिब्यूट पेश किया, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स था जो एक तरफ सिस्टम को लूटने का हुनर जानता था और दूसरी तरफ वही पैसा गरीबों पर खर्च करने का हौसला भी रखता था। ये कहानी सिर्फ बेटिंग या गैम्बलिंग की नहीं थी, ये कहानी थी इंसानी जहानत, सिस्टम की कमजोरी और टाइमिंग की ताकत की। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर का करेंगे। आप लोगों के प्यार का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।